हेलो। तो प्रीवियस क्लास में जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद जो बची थी प्रॉपर्टीज़ उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर क्यू, कैटालिस्ट क्यू। उसके बाद आप बोलोगे हाउ दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। नंबर नेक्स्ट वन इज हाउ दे फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड। अलॉय फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ने की कोशिश की थी। समझ गए ना? सभी प्रॉपर्टी को पढ़ते वक्त एक दिमाग में ये बात दिमाग आ गई होगी कि व्हाट आर सेड टू बी द रीजंस को जरूर ढूंढे कि सर क्यों ये ऐसे हुआ, व्हाई दे मे फॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। मतलब जनरली आप बोलोगे सर वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसकी वजह क्या होगी। कैटालिस्ट फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हो गए। तो जनरली आप बोलोगे इंटरस्टेशियल सॉलिड क्या हो गए, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड क्या होते हैं, अलॉयज क्या रहते हैं, अलॉयज कौन कौन से प्रकार के हो गए। तो जनरली ये सभी प्रकार के कंडीशन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद फिर हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ एंड व्हाई दिस प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लिख के रखे हैं, एक बार देखो, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग मैग्नेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैंने आपको बताया था डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मटेरियल। मटेरियल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके अनुसार आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्कआउट करते हैं। क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने एक्टिव इलेक्ट्रॉन, जितने एक्टिव इलेक्ट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन सकता वैसे आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम दे में शोज द मैग्नेटिक बिहेवियर, वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। तो जनरली आप बोलोगे सर डायमैग्नेटिक मटेरियल विच इज नेवर शोज द मैग्नेटिक बिहेवियर, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाती वो डायमैग्नेटिक, एंड दोज हु शोज मैग्नेटिक बिहेवियर दैट इज व्हेन दे प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गए। और जो परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप करवा सकते हो फेरोमैग्नेटिक। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार बोला जाए तो दोज मटेरियल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज स्मॉल। तो ये हम लोगों ने बातें एक्सप्लेन करवाई थी। तो आप बोलोगे सर जब हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड या प्योर एलिमेंट कंसिडर करो, या तो आप बोलोगे सर कोई कंपाउंड कंसिडर करो कि दे में शोज अ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या एक फैक्टर कंसिडर करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जनरली इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट मेनी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, उसमें बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो अगर ऐसे हुआ तो एट द सेम टाइम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में रहेंगे तो एट द सेम टाइम दे में जस्ट शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मेरी बात समझ रहे हो? तो फिर आप बोलोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते वक्त आप बोलोगे कौन कौन शो करेंगे। तो फिर कोई भी एलिमेंट आप ले ले। एक सादा सा पार्ट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये लोग मेटल है, मेटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की उसकी एबिलिटी होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होगी, ये सारा सवाल मैंने पूछा था। आप बोलोगे सर आउटर ऑर्बिट से। आउटर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो जनरली दे में लूजेस द इलेक्ट्रॉन वन और टू इलेक्ट्रॉन, जनरली दे में लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज दे लूजेस टू इलेक्ट्रॉन दे में एक्वायर अ चार्ज पॉजिटिव। इसलिए उसका जनरली कंपाउंड ही अगर फॉर्म में रहा तो टू पॉजिटिव फॉर्म में उसके कंपाउंड जनरली दिखाई देंगे। जनरली मैं ऑलवेज नहीं बोलता। तो फिर आप बोलोगे कंपाउंड फॉर्म में उसमें डी और इलेक्ट्रॉन्स तो रह गया। अब डी इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद अगर कंसिडर करें कोई और डी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, दे मे नॉट ऑलवेज पेयर, सम ऑफ देम कंटेन D1, सम ऑफ देम कंटेन D2, D3, D4, इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन इस डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में रहेगा, जिसको हम लोग टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो आप बोलोगे सर जनरली आपको ये मैग्नेटिक है, ये कंपाउंड मैग्नेटिक रहेंगे क्या, देखने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर आप बोलोगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखना। कहाँ पे? डी में। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, उसके अनुसार आप उसकी जनरली आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हैं। फार्मूला तो पता होगा, मैग्नेटाइजेशन म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है ना? तो n की वैल्यू अगर आप बोलोगे सर 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू, ये n क्या है बताओ एक बार। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। फिर मैंने बोला 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। आप बोलोगे सर गलत, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ऐसे कैसे रहेंगे सर?
डी है तो डी में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 रहेंगे। तो इन्हीं के अनुसार आप एक सादी सी बात बताएं कि जनरली आप मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निकाल लें, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन, एन मीन्स 1 इंटू 1 प्लस 2। फिर आप बोलोगे सर फॉर एन इक्वल टू 2 दैट इज कॉल्ड एज 2 इंटू 2 प्लस 2। फिर आप बोलोगे सर जनरली मैग्नेटाइजेशन एन इक्वल टू 3 के लिए 3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप बोलोगे 4 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है रे। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप बोलोगे 5 इंटू 5 प्लस 2। और अगर आप जनरली 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोले हो ही नहीं सकते। तो फिर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी निकालोगे सर, तो दैट इज कॉल्ड एज अंडर रूट ऑफ 3। वैल्यू आप ढूंढ लेना, अंडर रूट ऑफ 3 कितना होता है। फिर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, दैट इज 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड एज 8, अंडर रूट ऑफ 8। फिर आप बोलोगे सर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ। आप बोलोगे सर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 कब होगी, अंडर रूट ऑफ 8 कब होगी। तो क्लियर ध्यान रखना कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको अगर बोला कि व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एलिमेंट और कंपाउंड, ये जब पूछा जाए तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढना बहुत जरूरी है। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आप ढूंढोगे तो फिर उस वक्त क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो फिर आप बोलोगे सर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 होगी। अगर आप बोलोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो फिर 3 प्लस 2 5 3 जा 15, अंडर रूट ऑफ 15 होगा। फिर आप बोलोगे सर 4 प्लस 2 व्हाट इज दैट 6, 6 4 जा 24। और उसके बाद अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 35। फिर आप इस तरीके से याद करें कि जनरली अंडर रूट ऑफ 3 मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.732। अगर आप बोलोगे सर पता है तो ये सभी अंडर रूट ऑफ 8 मतलब व्हाट इज दैट 2, जनरली 2 रूट 2 होता है। 2 रूट 2 मतलब 2 इंटू 1.414 आप मल्टीप्लाई करें। और इसी तरीके से आप बोलोगे सर एक अनपेड रहेगा तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 होगी, 2 अनपेड रहेंगे तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 होगी, 3 रहेगा तो फिर अंडर रूट ऑफ 15 होगी, एंड सो ऑन। अगर फिर किसी ने अगर आपको सवाल पूछा कि वी हैव सेड टू बी द कंपाउंड ZnNH3 ट्वाइस 2 पॉजिटिव, उसने बोला एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में जनरली आप मुझे बताएं कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, ये मैग्नेटिक रहेगा क्या। ऐसे निकालते समय आप क्या बोलोगे, सर इसमें Zn का चार्ज x, मुझे पता नहीं सर, क्योंकि सबसे पहले आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इसका चार्ज पहले निकालना पड़ेगा। चार्ज निकालने के लिए जिंक का चार्ज क्या है मुझे पता नहीं सर, इसलिए सबसे पहले मैंने जिंक का चार्ज x लिखा। अमोनिया 2 है, 2 इंटू 0, अमोनिया को चार्ज नहीं रहेगा, अमोनिया जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और ओवरऑल चार्ज इसका कितना है, +2 है। तो आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x, एंड x इक्वल टू +2। x +2 मतलब जिंक का चार्ज 2 पॉजिटिव है। हाँ सर, अब जिंक का चार्ज अगर 2 पॉजिटिव है तो आपको ये जरूर याद करना है कि जिंक 2 पॉजिटिव में वो कैसे दिखेगा। तो आप बोलोगे सर जिंक 2 पॉजिटिव में वो दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज AR व्हाट 3D व्हाट 3D 10 एंड 4 as 0। समझ गए ना। अब बोलो डी में अनपेड है नहीं है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन मतलब दैट इज सेड टू बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू कितना होगा 0 और n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0 होगी। मतलब ये जो आपका जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा, द जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी, या तो कोई अगर पूछे कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज 2 पॉजिटिव है, लिखने वाले ने लिखा ZnNH3 ट्वाइस Cl2 और फिर बोला कि क्या ये कंपाउंड मैग्नेटिक है, बोले नहीं सर मैग्नेटिक नहीं है। किसने बोला क्या ये आयन मैग्नेटिक है, बोले नहीं है सर। किसने बोला ZnCl2 मैग्नेटिक है, बोले नहीं है सर, क्योंकि ZnCl2 में Zn का चार्ज क्या होगा 2 पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से अगर आप बोलोगे सर जनरली आपको कोई चार्जेस निकालने की बात अगर आती है तो फिर जैसे कि एक साधा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, लिखने वाला आपको एक आयन का चार्ज देगा, या आप उससे बोले कि किसने पूछा है कि TiCl4 ये कंपाउंड मैग्नेटिक होगा क्या। आप बोलोगे TiCl4 में आप क्या ढूंढोगे, Cl का चार्ज -1 होता है तो 4Cl -4, तो Ti का चार्ज क्या होगा +4 होगा। अब +4 Ti में फिर आप क्या लिखोगे, दैट इज कॉल्ड एज 3D। बोलो Ti का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ti इज AR 3D2 4s2 होता है ना Ti। अब Ti का एटॉमिक नंबर कितना है 22 है। फिर अगर आप बोलोगे Ti4 पॉजिटिव कैसे रहेगा, तो Ti4 पॉजिटिव की बात करोगे तो आप लिखोगे AR से व्हाट 3D 0 4s 0।
अब 3d0 4s0 की बात करोगे तो फिर आप बोलोगे सर डी में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड 0 है, इसका मतलब TiCl4 मैग्नेटिक नहीं है, ये डाई मैग्नेटिक है। तो कोई पूछता है TiCl4 डाई मैग्नेटिक, बोले सर। फिर TiCl2 और TiCl3 इसके बारे में अगर पूछा, बोले TiCl2 TiCl3 क्या है, तो TiCl2 में Ti का चार्ज +2 है, TiCl3 में Ti का चार्ज +3 है। अब TiCl2 में Ti का चार्ज +2 होगा तो फिर +2 Ti का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, याद कर सकोगे, Ar 3d 2 4s0, ठीक है ना, 3d 2 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन Ti का। दो चले गए इलेक्ट्रॉन तो फिर आप बोलोगे 3d2 होगा, 3d2 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, समझ गए ना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन की वैल्यू 2 है, 2 अनपेयर्ड इनकी वैल्यू मतलब अंडर रूट ऑफ 8 होगा, तो ध्यान रखना। फिर किसने पूछा TiCl3 में क्या होगा, Ti का चार्ज 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव मतलब 3d1 4s0 Ar, समझ गए ना। फिर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, एज डी कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट व्हाट, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 + 2 मतलब अंडर रूट ऑफ 3 होगा। मतलब TiCl3 में अगर आप बोलोगे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 आएगी। TiCl2 में कितनी आएगी रे, ऐसा है क्या, TiCl3 है तो ये वैल्यू रहेगी और Ti नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने क्या निकाला, TiCl3 में Ti का ऑक्सीजन स्टेट निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार Ti का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 3d1, 3d1 में अनपेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ये सभी निकालना पड़ेगा, रटो मत। अगर आप रटने जाओगे खाली आंसर निकल जाएगा, दूसरी बार अगर आप उस तरीके से कुछ करने जाओगे तो आप बोलोगे सर फिर आंसर ही नहीं बराबर आते, ये बात जरूर होने वाली है। इसलिए एक सारी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो अंडर रूट ऑफ 3, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो अंडर रूट ऑफ 8, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो अंडर रूट ऑफ 15। इस बातों को याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो सकता है। उसके बाद अगर आपका सवाल ऐसे होगा कि सर ये सब होने के बाद कोई आपको कंपाउंड पूछ दिया जाएगा और बोलेगा क्या ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है कि नहीं दिखाता है, इस बातों के लिए आपको सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेड टू बी अ बेसिक पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, कॉन्फ़िगरेशन के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के बाद फिर आगे का पार्ट चल सकता है। इसमें कुछ फ्लॉज आएंगे, एक्चुअली जरूर पार्ट होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड, जब कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं ना तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का इफेक्ट होता है, स्पिन पेयरिंग होता है। कभी कभी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम दिखाई देते हैं, लेकिन आप बोलोगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखना चाहिए एक बार को, लेकिन वो कम दिखते हैं, तो ये थोड़ा सा स्पिन पेयरिंग इफेक्ट का इफेक्ट होगा। इसलिए आप अपने नॉर्मल तरीके से आप थोड़ा सोचना शुरू करें, जो आंसर गलत होते हैं ना उसको आप राउंड करें। राउंड करें मतलब आप बोलोगे सर सही आंसर क्या है, उसको ढूंढना है आपको, तो फिर हम लोग जब उस प्रकार का टर्म यूज़ करेंगे तो इस बातों को दोबारा रिपीट करेंगे। आज आपके दिमाग में सिर्फ इतनी बात रहना चाहिए कि सर मैं नॉर्मल तरीके से आप ऑक्सीजन स्टेट बताओ, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, उसके बाद हर्ट्ज रूल के अनुसार अनपेयर्ड कितने बचेंगे वो देखूंगा, और फिर मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक वर्कआउट करूंगा। कभी कभी ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहना चाहिए, वहाँ तो 3 से ही इफेक्ट दिखता है, सर क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या आंसर, तो राउंड करके रखो ना, रेड राउंड अच्छे से करके रखो। जैसे ही वो क्वेश्चन फिर दोबारा वर्कआउट होगा तो उसमें कुछ टर्म्स को ऐड करवा के हम लोग आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आपका पहला काम कौन सा आज के लिए, अनपेयर्ड 1, अनपेयर्ड 2, अनपेयर्ड 3, अनपेयर्ड 4, इसकी वैल्यू पक्की याद करके रखें। दूसरा पार्ट √3 मतलब अनपेयर्ड 1, उल्टा, जैसे 2 अनपेयर्ड हो गए तब तुरंत बोलोगे अंडर रूट ऑफ 8, तो वैसे अगर आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 24 वैल्यू मैग्नेटाइजेशन क्या आती है, तुरंत आप बोलोगे सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज से 4। तो ये बातें अगर आप क्लियर करोगे तो सिंपल। और दूसरी बात बोले सर मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है, अब देखो 5 एम्पेयर डी में हो सकते हैं, 5 एम्पेयर उसके पास है, तो आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नेटाइजेशन ये पार्ट ध्यान रखना है, और बेसिकली इसमें आने वाले क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं। अब ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वैसे फिर आपको ये बातें और क्लियर होगी और आप पढ़ सकते हो। वैसे अभी ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करोगे तो जनरली आपको वैसे भी पता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूँ तो क्या होता है, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, पता है ना। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट वी रिक्वायर, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे इनकी साइज किनके बीच में होती है सर, अगर सवाल पूछोगे तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट
की साइज S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में होती है। तो पता है as we move from left to right at the same time atomic size goes on decreasing, मतलब S ब्लॉक वालों की साइज बड़ी है तो P ब्लॉक वालों की साइज छोटी है, तो इनकी साइज क्या है, तो आप बोलोगे इनके बीच में रहेगी, they may having the atomic size in between this। लेकिन फिर अगर आप बोलोगे सर जब इनकी साइज को आप देखोगे तो साइज में थोड़ा सा ट्रेंड कुछ ऐसा लिखता है, कम होता है फिर बढ़ता है। तो आप बोलोगे सर इनके बारे में आप बताए, तो इनके बारे में सिर्फ इतना बताना है कि एक्चुअली साइज जस्ट कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका वजह यही होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये जो आप लिखोगे ना कि लेफ्ट टू राइट जब साइज कम होती है, इसको एक्सप्लेन करने की बारी जब आती है तो आप इस वक्त बताओगे कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट द सेम टाइम एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्जेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड हेंस द साइज डिक्रीज बिकॉज एटम श्रिंक होता है। समझ गए ना। लेकिन यहां आप बोलोगे सर एटम श्रिंक होता है, ये ना बताया, बोलोगे सर एटॉमिक साइज पहले क्या होती है ना, कम होती है, फिर उसके बाद सेम रहती है, उसके बाद फिर कम होती है, उसके बाद बढ़ जाती है। तो ये ट्रेंड एक्सप्लेन करते समय आप बताओगे कि बेसिकली दिस रीजन इज दैट इज कॉल्ड एज डी स्क्रीनिंग। क्या बोलोगे इसको, डी स्क्रीनिंग। यहाँ ऐसे होता है कि जनरली जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो फिर प्रोटॉन बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट एज वी कैन से इलेक्ट्रॉन जस्ट एंटर इन डी, पेनल्टी में डी में एंट्री करते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो। कौन से डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पेनल्टी में डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इसी वजह से ये टर्म आता है 3D स्क्रीनिंग कि वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 4s में है, न्यूक्लियस यहाँ पे, और 3D के इलेक्ट्रॉन पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे 4s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर आप बोलोगे डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यहाँ एक है, यहाँ दूसरे में क्या होगा, जैसे ये स्कैंडियम है तो ये टिटेनियम है, स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टिटेनियम में क्या होगा 4s2, और यहाँ पे अंदर पेनल्टीमेट में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो फिर आप कितना क्या बोलोगे कि जनरली जो 4s के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन हो रहा, किसका रिपल्शन हो रहा है, देयर मे बी अ रिपल्शन ऑफ व्हाट, d electron with 4s, क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन when attracted towards nucleus at the same time d electron repelled them। यहाँ पे 3d3 है, 4s2 है, तो अब इससे आप बोलोगे सर 4s इलेक्ट्रॉन को 3d3 का रिपल्शन बढ़ेगा, और इसी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसके वजह से होगा कॉम्पेंसेशन, और एक समय ऐसे होगा कि साइज जस्ट नॉट डिक्रीज बट रिमेन कांस्टेंट, देन पेयरिंग जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। फिर आप बोलोगे सर और एट द एंड व्हाट वी कैन से साइज इंक्रीज, मतलब कॉपर की साइज से जिंक की साइज बड़ी है, ऐसे कोई सवाल अगर पूछे तो आप ये लिखोगे कि एट द सेम टाइम पेयरिंग जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या होता है, डी के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो स्पिनिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता है, स्पिनिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी जब लिबरेट होती है तो रिपल्सिव फोर्स कम होता है, रिपल्सिव फोर्स कम होता है। जनरली आप बोलोगे सर ऐसे केसेस में देयर मे बी अ प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। तो व्हाट वी कैन से, दिस इज सेड टू बी द टर्म लाइक दिस। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में जनरली आप बोलोगे सर साइज कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये साइज कम नहीं होती है एक्चुअली, आप बोलोगे सर पहले कम होती है फिर सेम रहती है, तो उसमें रीजन क्या बताओगे, एक सिंपल सी भाषा आप दिमाग में रखें और वो होगा दैट इज कॉल्ड एज डी स्क्रीनिंग। क्या बोलोगे, डी स्क्रीनिंग। साइज का सेम रहने का पार्ट ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस बट अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन also increase. There may be a compensation and that's why size remain constant for certain elements. Nearly same, exact तो सेम नहीं रहेगी। इसके बाद आप बोलोगे सर नेक्स्ट पॉइंट क्या कंसिडर करेंगे सर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, मैंने आपको बताया था क्या रहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। जनरली आप बोलोगे सर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द सेम टाइम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। डेंसिटी के बारे में क्या बताओगे, तो डेंसिटी जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद आप बोलोगे एटोमाइजेशन एंथैल्पी, मैंने बताया था एटोमाइजेशन एंथैल्पी मींस व्हाट, दिस इज सेड टू बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम्स। एटोमाइज करना मतलब मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्ट इनटू सिंपल एटॉमिक फॉर्म, एक डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन। लेकिन जनरली आप बोलोगे सर डिकम्पोज करने के लिए कितनी एनर्जी से बेहतर, हम लोग बोलेंगे दिस इज सेड टू बी एटोमाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज
when the atoms associate to form a molecule। यहाँ होगा ऐसे कि they may having the same magnitude, इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, सिर्फ क्या डिफरेंट रहेगी रे, डायरेक्शन इज डिफरेंट, कोई डाउट नहीं है। चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन what is ionization enthalpy? Amount of energy required or enthalpy change when atom loses electron and gets converted into its cation in its gaseous state। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज, और डिपेंड किस पे करेगी, एटॉमिक साइज पे। जब साइज बड़ी हो ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज, बराबर है ना। इट डिपेंड्स ऑन सब्लिमेशन एंथैल्पी। जनरली आप बोलोगे सब्लिमेशन एंथैल्पी मतलब कंडीशन क्या होगा, जो जल्दी सब्लिमेट होगा वो फ्री गैसेस एटम में कन्वर्ट होगा, और फ्री गैसेस एटम में जो इजीली कन्वर्ट होगा सोचो उस वक्त क्या होगा, what we can say amount of energy required to remove the electron is different। तो जनरली आप इस पॉइंट को कलेक्ट करें। बेसिकली आप बोलोगे सर उसमें कौन कौन से पॉइंट है पता है क्या, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें डिपेंड करना है सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो ये सभी पॉइंट्स को आप देखें कि सर ये जो पॉइंट वहाँ पे आते हैं तो पहले इस पॉइंट को समझें, कोई डाउट है तो मुझे पूछें। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो लगेगी वो एनर्जी सेम रहेगी क्या, बोले नहीं सर, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो थोड़ा सा न्यूक्लियस के करीब रहेगा। जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होती है ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज आल्सो मोर। So that is said to be ionization enthalpy depends upon electron nuclear attraction, it depends on atomic size। अब जिसकी छोटी एटॉमिक साइज होती है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं दो एटम से, वी हैव टू एटम्स एंड जस्ट वी सेपरेट टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट, दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या दोनों को सेम एनर्जी लगेगी, बोले नहीं सर। तो फिर डिपेंड किस पे करेंगे, साइज पे, जिसकी साइज बड़ी है ना और जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जिसकी साइज छोटी है जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी, जिसकी साइज बड़ी है। तो एटॉमिक साइज बड़ी रहेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी। तो बात समझ रहे ना, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या बोला जाता है, साइज जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर आप बोलोगे सादी बात है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, सभी लोगों से एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या सबकी एनर्जी सेम है, नहीं सर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डिफरेंट एटम इज डिफरेंट। व्हाई, क्यों डिफरेंट है सर, तो आप बोलोगे सर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एटॉमिक साइज। साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होते जाएगी। ठीक है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की थी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का व्हाट, दोज विच रिड्यूस अनदर दे देमसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। फिर रिडक्शन करने के लिए फिर एटॉमिक साइज का पार्ट आएगा, लिखने में लिखेंगे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये पॉइंट डालेंगे, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के बारे में बात कर सकते हैं, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट को अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। तो ये रिलेटेड पॉइंट अगर आप भाषा समझ गए ना तो समझ जाओगे, अदरवाइज आप बोलोगे मैं लर्न करवा रहा हूँ समझ रहे हैं, और बाय द वे उसमें दिए हुए टेबल से उसकी जो वैल्यूज होती है ना, उस वैल्यूज को भी आप देखने की जरूरत करें कि उस वैल्यू में क्या लिखा है, कैसे वैल्यूज है, वैल्यू से वेरिएशंस क्या होता है। ये वेरिएशंस अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये जरूर सब बातें कंसिडर करोगे। मेटालिक कैरेक्टर, फिर मेटालिक कैरेक्टर के लिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कंसिडर करेगी, एटॉमिक साइज कंसिडर करेंगे, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी कंसिडर करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी कंसिडर। देखो ना, मेटालिक साइज, मेटालिक प्रॉपर्टी मोर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मोर, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, मतलब एटॉमिक साइज बिगर, मतलब इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी इज व्हाट, लेस। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी पॉइंट कंसिडर करोगे। इसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगे उसको राउंड करो और मुझे पूछो, रिलेटेड क्वेश्चंस, रिलेटेड पॉइंट्स कैसे हो गए एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ठीक,